हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए। तो अभी तक अपन ने अणुसंख्यक के 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म के कितने प्रकार पढ़ चुके हैं? 3 प्रकार। पहला प्रकार क्या था आपका? वाष्पदाब में अपयुक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन और तीसरा हिमांक में अवनमन। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको पूरे तरीके से एक प्लेलिस्ट में करवाए जाएंगे, पर अभी आपको चौथा क्या है प्रकार? परासरण दाब। आपको बताया जाएगा परासरण दाब के बारे में। परासरण दाब एक चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म है और यहाँ से अपन परासरण दाब निकालने की बर्कले हटले विधि पढ़ेंगे, जो कि एक मेन क्वेश्चन है यहाँ पर। तो कभी देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है परासरण और एक होता है विसरण। एक होता है परासरण और एक होती है विसरण। जो विसरण होता है वो क्या होता है? जब पदार्थ अधिक सांद्रता से किधर की ओर जाए? कम सांद्रता की ओर। अधिक सांद्रता से किधर की ओर जाए? कम सांद्रता की ओर। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विसरण। और जब कोई भी प्रक्रिया कम सांद्रता से किधर की ओर हो? अधिक सांद्रता की ओर, तो इसे क्या बोलेंगे? परासरण। जैसे कभी बात करें अगरबत्ती का धुआं कहाँ जाता है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, एक रूम से दूसरे रूम की ओर जाता है। तो कम सांद्रता से तो अधिक सांद्रता से किधर जाता है? कम सांद्रता की ओर, क्योंकि अगरबत्ती का रूम जहाँ भी अपन जलाते हैं वहाँ पर क्या हो जाती है? गैस की मात्रा ज़्यादा, फिर वो गैस जहाँ पर कम होती है वहाँ पर जाता है। तो विसरण का मतलब कोई से भी पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेगा तो उस प्रक्रिया को विसरण कहा जाएगा। और कोई भी पदार्थ कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करेगा तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? परासरण। विसरण की क्रिया ठोस, द्रव, गैस तीनों में देखी जाती है और परासरण की क्रिया किसमें देखी जाती है? द्रव में। परासरण की क्रिया होने के लिए अपन को एक माध्यम की आवश्यकता होती है या एक झिल्ली की आवश्यकता होती है, और ये झिल्ली कौन सी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि परासरण की क्रिया के लिए कौन सी झिल्ली की आवश्यकता होती है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली। तो परासरण और विसरण तो आपको क्लियर हो गया होगा गाइस कि परासरण का मतलब क्या है? जब कोई भी पदार्थ कम से अधिक की ओर जाए तो उसे परासरण बोलेंगे, और कभी कोई भी पदार्थ अधिक से कम की ओर जाए तो उसे विसरण बोलेंगे। जैसे सिगरेट का धुआं भी देखिए, तो जहां पर अपन सिगरेट पीते हैं वहां पर धुआं क्या होता है? ज्यादा मात्रा में, फिर वो दूसरी जगह जाता है तो अधिक से कम की तरफ। तो अब अपन देखते हैं, पहले तो इसके बारे में किसके बारे में पढ़ते हैं? परासरण दाब के। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होने वाले प्रवाह को रोकने के लिए विलयन की सतह पर लगाया गया बाहरी दाब क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा, या परासरण दाब उसे कहते हैं। जो परासरण की क्रिया में होता है उसमें किसके अनुगति करते हैं? विलायक के अणु। किसके अनुगति करते हैं? विलायक के अणु। और विलायक के अणु किसके साथ गति करते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो जब भी परासरण की क्रिया होगी तो किसके अणु गति करेंगे? विलायक के। और किसकी सहायता से करेंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए जो बाहरी रूप से एक पिस्टन के द्वारा क्या लगाया जाएगा? दाब आरोपित किया जाएगा, और वही दाब क्या कहलाएगा? परासरण दाब। तो डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है? विलायक के अणुओं के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली पार की जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? परासरण। और इस प्रक्रिया को रोकने के लिए जो बाहरी रूप से दाब लगाया जाता है उसे क्या बोलेंगे? परासरण दाब कहेंगे। परासरण दाब को नापने के लिए या ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि आती है? बर्कले हर्टले विधि। और ये है आपका बर्कले हर्टले विधि का क्या है? डायग्राम। यदि आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आराम से आप बर्कले हर्टले विधि को क्लियर कर सकते हो। तो बर्कले हर्टले विधि में अपना कभी देखिए तो ये है डायग्राम, और इस डायग्राम पे ही पूरी थ्योरी याद करेंगे। तो बर्कले हर्टले विधि के द्वारा आप किसी भी विलयन का क्या याद करेंगे? परासरण दाब। तो पहले तो अपन बर्कले हर्टले विधि का थोड़ा सा विवरण पढ़ते हैं। इस विधि में एक क्या होता है? बेलनाकार पात्र होता है। बेलनाकार क्या होता है? पात्र होता है। बेलनाकार पात्र में 2 सरंध्र नलिकाएं होती है। सरंध्र मतलब जिनमें क्या होंगे? छिद्र होंगे।
दो सरंध्र नलिकाएं, मतलब जिसमें से अणु क्या हो सकते हैं, इधर उधर क्या हो सकते हैं, पार हो सकते हैं। दो सरंध्र नलिकाएं होती है। इसमें दोनों सिरों पर एक तरफ क्या होता है, जलकुंड, जिसमें किसको संग्रहित किया जाता है, जल को संग्रहित किया जाता है। एक तरफ क्या होती है, केशिका नली या केश नली होती है, जिसमें जल का स्तर क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। पात्र में ऊपर की तरफ दाब को ज्ञात करने के लिए क्या लगा हुआ होता है, दाब मापक यंत्र लगा हुआ होता है। और सबसे ऊपर की तरफ दाब को आरोपित करने के लिए क्या लगाया जाता है, पिस्टन का उपयोग किया जाता है। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बर्कले हटले विधि का विवरण। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। बर्कले हटले विधि में एक क्या होता है, बेलनाकार पात्र होता है। इसमें दो क्या होती है, सरंध्र नलिका है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली, जो किसकी बनी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड। सरंध्र नलिकाओं के बीच में किसको डाला जाता है, विलायक को। इस पात्र में दोनों सिरों पर एक सिरे पर क्या लगा हुआ होता है, जलकुंड, जिसमें किसको संग्रहित किया जाता है, जल को। एक तरफ किसको लगाया जाता है, केशिका नली को, जिसमें क्या किया जाता है, जल स्तर को नोट। पात्र में सबसे ऊपर की तरफ दाब को मापने के लिए क्या लगाया जाता है, दाब मापक यंत्र लगाया जाता है। और सबसे ऊपर दाब लगाने वाले के लिए एक पिस्टन का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले किसी भी विलायक का अपन को क्या ज्ञात करना है, परासरण दाब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको दो सरंध्र नलिकाओं के बीच में क्या हुआ कर देते हैं, बढ़ देते हैं। अब मैंने क्या ज्ञात कर लिया, इसमें केशिका नली का जल स्तर नोट कर लिया, 1 2 3 4 5। मान लो कितने सेंटीमीटर पर है, अभी केशिका नली पर जल स्तर कितना है, 6 सेंटीमीटर। विलायक के अणु इसमें डाल दिए, जिसका भी अपन को क्या ज्ञात करना है, परासरण दाब। और मान लो कितने सेंटीमीटर तक जल स्तर गया, 6 सेंटीमीटर तक। अब किसकी प्रक्रिया चालू होगी, परासरण की प्रक्रिया चालू होगी। अब परासरण की प्रक्रिया चालू होगी तो विलायक के अणु कहाँ जाएंगे, विलयन की ओर जाने लगेंगे। किधर ओर जाने लगेंगे, विलायक के अणु किधर मुंह करने लगेंगे, विलयन की ओर जाने लगेंगे। और किसकी सहायता से जाने लगेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से। ये ऊपर गए और ये नीचे। इससे क्या होगा, केशिका नली का जल स्तर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, घटने लग जाएगा। मान लो कितने सेंटीमीटर पर आ गया, 4 सेंटीमीटर पर। अब मुझे केशिका नली के जल स्तर को वापस कितने सेंटीमीटर तक पहुंचाना है, 6 सेंटीमीटर तक। तो ऊपर से मैं पिस्टन के द्वारा क्या आरोपित करूंगा, दाब आरोपित करूंगा। ये दाब आरोपित करूंगा तो विलायक के जो अणु है वापस कहाँ तक चले जाएंगे, 6 सेंटीमीटर तक चले जाएंगे। और ये 6 सेंटीमीटर तक पहुंचने में पिस्टन के द्वारा जो भी दाब आरोपित करा गया वो किसने नोट कर लिया, दाब मापी यंत्र ने नोट कर लिया। और यही दाब मापी यंत्र ने जो नोट किया है, यही विलयन का क्या कहलाएगा, आपका परासरण दाब कहलाएगा। ओके गाइस, क्लियर हुई या नहीं हुई बात। क्या किया, सबसे पहले उपकरण को व्यवस्थित कर क्या कर दिया, जल स्तर को नोट कर लिया। फिर किसकी प्रक्रिया चालू हो गई, परासरण की प्रक्रिया चालू हो गई। तो विलायक के अणु किधर जाने लगे, विलयन की ओर जाने लगे, जिससे केशिका नली का जल स्तर क्या होने लग गया, गिरने लग गया। अब मान लो वो कितने स्तर तक आ गया, 4 सेंटीमीटर तक। आपको वापस 6 सेंटीमीटर तक पहुंचाना है तो ऊपर पिस्टन के द्वारा क्या आरोपित किया गया, दाब आरोपित किया गया। दाब आरोपित किया गया तो केशिका नली का जल स्तर वापस पूर्व स्थान पर चले गया, मतलब कितने सेंटीमीटर पर चले गया, 6 सेंटीमीटर। इसे 6 सेंटीमीटर तक पहुंचाने में जो पिस्टन के द्वारा दाब आरोपित किया, ये किसने नोट कर लिया, दाबोमापी यंत्र ने नोट कर लिया। और यही क्या कहलाया, विलयन का परासरण दाब कहलाया या विलायक का परासरण दाब कहलाया। क्लियर हो गया गाइस। और यही होती है कौन सी, बर्कले हटले विधि। क्लियर गाइस। इसमें कुछ अपन को सावधानी रखनी पड़ती है। कुछ सावधानी में पहली सावधानी हो सकती है कि आपको आरोपित दाब ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। दाब ज्यादा आरोपित हो गया तो इससे किसको फटने का डर होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली को। और कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो केशिका नली का जल स्तर वहां पर नहीं जा पाएगा। ओके गाइस, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो आपका अगला क्वेश्चन गाइस ये रहता है कि परासरण दाब की सहायता से विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। किसका फार्मूला ज्ञात करना है, एमबी का। परासरण दाब की सहायता से विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। परासरण दाब पाई कुछ से दर्शाते हैं और पाई बराबर क्या होता है,
CRT। पाई बराबर होता है CRT। C का मतलब क्या होता है? सांद्रता। R का मतलब क्या होता है? गैस नियतांक। T का मतलब होता है तापमान। और पाई का मतलब क्या होता है? परासरण। तो अपन को इस फार्मूले के द्वारा किसका मान ज्ञात करना है? Mb का, विलेय का आणविक द्रव्यमान का सूत्र निकालना है। तो जो सांद्रता होती है वो क्या होता है? मोल प्रति आयतन। मोल प्रति आयतन। मान लो मोल किसके हैं? विलेय के मोल, तो Nb/V। तो मैं ये C का मान Nb/V कहाँ रख दूंगा? पहले समीकरण में। तो पाई बराबर Nb/V आया क्या? RT। Nb विलेय का मोल। विलेय के मोल बराबर क्या होते हैं? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो अब Nb की जगह अपन क्या रखेंगे? पाई। तो पाई बराबर Nb की जगह मैंने क्या रख दिया? WB/MB। Nb की जगह रख दिया WB/MB। V की जगह VRT। मुझे किसका फार्मूला चाहिए? Mb का। तो Mb को कहाँ पहुंचा दूं मैं? सामने। तो Mb बराबर WB/RT/पाई V। ये फार्मूला किसका है? अपना परासरण दाब की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र। WB का मतलब विलेय का भार, R का मतलब गैस नियतांक, T का मतलब तापमान, पाई का मतलब परासरण दाब, V का मतलब आयतन और MB का मतलब विलेय का आणविक द्रव्यमान। और इसका ही अपन को क्या निकालना था? सूत्र निकालना था। क्लियर हुआ गाइस? अभी तक अपन ने MB के कितने फार्मूले पढ़ लिए? चारों फार्मूले पढ़ लिए। पहला फार्मूला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन वाला फार्मूला पढ़ा। दूसरा फार्मूला अपन ने हिमांक में अवनमन की सहायता से और क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात किया। और यहाँ पर चौथा फार्मूला किसका निकाला? परासरण दाब की सहायता से MB का फार्मूला निकाला। क्लियर हुआ गाइस? जैसे अपन ने अभी चार फार्मूले कौन कौन से पढ़ लिए MB के। पहला फार्मूला आपका कौन सा था? राउंड के नियम से P0A माइनस PA/P0A बराबर आपका, मैंने क्या लिखा था? विलायक का मूल प्रभाष था, मतलब WB/MB/WA/MA। ये तो कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर। तो WB/MB/MA/WA। ये रहा एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला अपन ने MB बराबर KB बटे डेल TB इंटू V। और इसके अलावा ऊपर क्या था? WB/1000। मोलैलिता का सूत्र लिखा था और डेल TB को कहाँ पहुंचा था? सामने। सेम टू सेम एक आपका फार्मूला KF इंटू WB इंटू 1000 बटे डेल TB की जगह अपन ने क्या रखा? डेल TF इंटू V। ये किसके लिए? हिमांक में अवनमन। ये किसके लिए? क्वथनांक में उन्नयन। ये किसके लिए? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ये कौन सा नियम था? राउंड का नियम। और ये दो नियम अपन ने क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन पढ़ा। और आज अपन ने पढ़ा परासरण दाब। MB अपन को क्या मिल रहा है? WB/RT/पाई/V। बात क्लियर है? ये चार फार्मूले। चारों फार्मूले में कभी देखिए तो अपन को क्या दिख रहा है कि यार MB और अणु संख्या गुणधर्म एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। MB और अणु संख्या गुणधर्म एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अणु संख्या गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती 1/अणु भार या आणविक द्रव्यमान। अणु संख्या गुणधर्म बराबर 1/अणु भार। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अणुभार बढ़ेगा तो अणु संख्या गुणधर्म का मान क्या होगा? कम होगा। और अणुभार घटेगा तो अणु संख्या गुणधर्म का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा।
इस पर ही आएगा विलेय के अणुओं का संगुणन और वियोजन। दो चीजें इस पे अपन पढ़ते हैं, विलेय के अणुओं का विलेय का संगुणन और दूसरा पढ़ते हैं विलेय का वियोजन। विलेय का वियोजन, विलेय कणों का संगुणन और विलेय कणों का वियोजन। संगुणन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, और वियोजन का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना। पहली बात तो क्लियर हो गई गाइस कि एमबी और अणुभार एक दूसरे के क्या रहेंगे? व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे। और इसमें भी दो चीजें आती है, अणुभार बढ़ेगा तो अणुसंख्यक गुणधर्म घटेगा, अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेगा तो अणुभार घटेगा। और इसमें क्या आता है? विलेय कणों का संगुणन और विलेय कणों का वियोजन। अब क्या होता है संगुणन और वियोजन, ये देखते हैं। जैसे मैं बात करूं, कोई सा मैंने विलयन लिया, दो विलयन लिए, इसमें मान लो 20 कण आप किसके डाल रहे हो? विलेय के। इसमें भी 20 कण आप किसके डाल रहे हो? विलेय के। 20 कण किसके डाल रहे हो? विलेय के। यहां भी 20 कण क्या डाल रहे हो? विलेय के। तो अभी बात करें, ये 20 कण मान लो अंदर जाके कितने कण हो गए? 10 कण। यहां पर ये 20 कण अंदर जाके कितने कण हो गए? 40 कण। 20 कण अंदर जाके कितने हो गए? 10। और यहाँ पर 20 कितने हो गए? 40। यहाँ पर 20 थे तो यहाँ पर कितने आ गए? 10। मतलब ये क्या हो गए? जुड़ गए। और यहाँ पर 20 थे तो कितने हो गए? 40। मतलब ये क्या हो गए? मतलब डबल हो गए, मतलब क्या हो गए होंगे? अंदर जाके टूट गए होंगे। अब मान लो यहाँ पर एक कण का भार कितना था? 60। यहाँ पर भी एक कण का भार कितना था? 60। अंदर जाएंगे तो एक कण से कितने कण हो गए? 2। तो यहां पर अंदर एक कण का भार कितना होगा? 120। यहां पर अणुभार कितना है? 120। यहां पर कभी देखिए तो यहां पर ये क्या हो गए? 20 से डबल। एक कण का भार 60 था, यहां पर डबल हो गए, मतलब आधे आधे हो गए। तो यहां पर एक कण का भार कितना मिलेगा? 30। मुझे एक बात बताना, आप 20 कण से कितने हो गए? 10। नीचे जाने पर अणुभार क्या हुआ? बड़ा। पहले अणुभार कितना था? 60। अब अणुभार कितना है? 120। यहां पर अणुभार कितना था? 60। यहां पर अणुभार कितना था? 60। अब यहां पर अणुभार कितना हो गया? 30। तो एक काफी देखिए, विलेय का संगुणन मतलब किसी भी विलयन में या विलायक में अपन ने क्या मिला है? विलेय के अणु। तो विलेय के अणु यदि जुड़ जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? विलेय कणों का संगुणन। और विलेय कणों के अणु अलग अलग हो जाएंगे तो उसे बोलेंगे विलेय कणों का वियोजन। संगुणन में क्या होता है? अणुभार का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। विलयन और जो विलेय डाला था, तो विलेय की तुलना में विलयन में अणुभार क्या हो जाता है? विलेय कणों का बढ़ जाता है। अब अणुभार बढ़ा तो अणुसंख्या गुणधर्म का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो संगुणन की प्रक्रिया में अणुसंख्या गुणधर्म घट जाता है। क्यों घट जाता है? अणुभार का बढ़ने के कारण। वियोजन की प्रक्रिया में कभी देखिए तो क्या हुआ? अणुभार घट गया। अणुभार घट गया तो अणुसंख्या गुणधर्म का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बस यही बात आपको क्लियर करना थी। इसका जो थ्योरी टॉपिक है आपको कल क्लियर करवा दिया जाएगा। और आपको यदि प्रॉपर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चैनल में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। और यदि व्हाट्सएप नंबर पर आप कभी डाल सको मेरे को मैसेज, तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया हुआ है। तो आप मैसेज करके पूरा हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस, यदि आपको ये चैनल मेरा या ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।